क्या हमारी छोटी छोटी आदतें एक देश की इकोनॉमी को बचा सकती हैं? बिल्कुल। हाल ही में प्रधानमंत्री के एक बेहद महत्वपूर्ण भाषण में इकोनॉमिक डिफेंस यानी आर्थिक रक्षा की एक बहुत ही अनोखी रणनीति सामने रखी गई है। इस एक्सप्लेनर में हम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होकर देखेंगे कि कैसे बड़े मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को एक आम नागरिक के डेली कर्तव्यों के साथ जोड़ा जा रहा है। तो चलिए इस दिलचस्प रणनीति को गहराई से समझते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में हम इस विषय के अलग अलग पहलुओं को खंगालेंगे। हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल क्राइसिस और सप्लाई चेन की दिक्कतों से। फिर समझेंगे कि कैसे आम नागरिक को महंगाई से बचाया जा रहा है। देशभक्ति की एक बिल्कुल नई और अलग परिभाषा क्या है। फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा बचाने के तरीके क्या हैं। एग्रीकल्चर और इंपोर्ट्स में कैसे सुधार हो रहा है। और आखिर में स्वदेशी अपनाने की असली अहमियत। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ग्लोबल सप्लाई चेन और उन पर आने वाले संकट। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 2020 की कोविड-19 महामारी ने ग्लोबल सप्लाई चेन की लिटरली कमर तोड़ दी थी। और उसके ठीक बाद 2022 में यूक्रेन युद्ध ने इस परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? आज पूरी दुनिया में खाना, ईंधन और फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, इन सभी की कीमतों में ऐसी महंगाई देखने को मिल रही है जैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ईंधन और ऐसी कई जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर काफी हद तक डिपेंड करती है, इसलिए इन ग्लोबल झटकों का सीधा असर हमारी घरेलू इकोनॉमी पर पड़ा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि आम इंसान को इस आसमान छूती महंगाई से कैसे बचाया जाए। इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला उदाहरण है फर्टिलाइजर। जरा सोचिए, इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की एक बोरी की कीमत लगभग 3,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ भारत में किसानों को वही बोरी 300 रुपए से भी कम में दी जा रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार इस भारी वित्तीय अंतर का बोझ खुद उठा रही है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कदम है ताकि देश की कृषि व्यवस्था और आम नागरिकों को इस ग्लोबल महंगाई के तूफान से पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके। इसी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भाषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दार्शनिक पहलू सामने आता है, देशभक्ति की एक बिल्कुल नई परिभाषा जो शायद हमने पहले नहीं सोची थी। हमने हमेशा देशभक्ति को बॉर्डर पर लड़ने से जोड़ा है ना? लेकिन यहाँ आर्थिक देशभक्ति यानी इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म का कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसका मतलब सिर्फ बलिदान देना नहीं है, बल्कि अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करना, अपनी रोजमर्रा की आदतों में सुधार लाना और नेशनल रिसोर्सेज को बचाना है। देखा जाए तो ये किसी भी देश को फाइनेंशियली मजबूत बनाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। भाषण में कही गई एक लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। कहा गया कि देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। ये विचार हर एक इंसान को सिर्फ एक नागरिक से बढ़ाकर एक बहुत ही जरूरी आर्थिक मिशन का एक्टिव हिस्सा बना देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मिशन को असल में कैसे लागू किया जा सकता है, खास करके देश के फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए कुछ दिलचस्प सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना, या फिर कम से कम 1 साल के लिए अपनी विदेश यात्राओं को टाल देना। और एक पॉइंट जो वाकई ध्यान देने लायक है, अगले 1 साल तक शादियों या किसी भी फंक्शन के लिए सोना खरीदने पर रोक लगाना। शायद हमें अंदाजा न हो, लेकिन सोने का इंपोर्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। अब सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल और कॉर्पोरेट लेवल पर भी कुछ स्टेप्स जरूरी हैं, जैसे सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए डीजल ट्रकों की जगह इलेक्ट्रिक रेलवे मालगाड़ियों का इस्तेमाल करना। इसके अलावा कोविड के दौरान जो हमने वर्क फ्रॉम होम की आदत डाली थी और जो ऑनलाइन मीटिंग्स होने लगी थी, उन्हें आगे भी प्रायोरिटी देना। इन सबसे क्या होगा? ट्रैवल कम होगा और इनडायरेक्टली देश भर में ईंधन की खपत में भारी कमी आएगी। इसी संदर्भ में भाषण में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी थी, जिसे निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। इसमें रेखांकित किया गया कि अगर हमारे यहाँ फैक्ट्रीज में काम रुकता है, जैसे हड़ताल की वजह से किसी कॉपर प्लांट का बंद हो जाना, तो आत्मनिर्भरता का पूरा लक्ष्य ही कमजोर पड़ जाता है। जिस कॉपर का देश कभी एक्सपोर्ट करता था, ऐसी रुकावटों के कारण आज उसे इंपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यही चीजें एंड में देश की कीमती विदेशी मुद्रा को खत्म करती हैं। फॉरेन मुद्रा के इस पॉइंट से आगे बढ़ते हुए अब एग्रीकल्चर और इंपोर्ट्स में होने वाले बड़े बदलावों की बात करते हैं। एक बहुत ही सीधा सा टारगेट रखा गया है, खाने वाले तेल या एडिबल ऑयल के इस्तेमाल में 10% की कटौती। अब इसके 2 फायदे हैं। पहला, इंपोर्ट कम होने से देश का पैसा बचेगा, और दूसरा, कम तेल खाना हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा होता है। तो ये एक ऐसा कदम है जिसमें देश सेवा और देह सेवा दोनों एक साथ हो जाती हैं। और एक बड़ा आंकड़ा जो सामने आता है वो है 50%। लक्ष्य ये है कि हम अपने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 25 से 50% तक कम करें। ऐसा करने से हमारी मिट्टी और खेती को खतरनाक रसायनों से आज़ादी मिलेगी, और दूसरा, इन्हें इंपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा खर्चा पूरी तरह बच जाएगा। इसी दिशा में ईंधन का इंपोर्ट कम करने के लिए एक और प्रैक्टिकल स्टेप लिया जा रहा है। खेतों में डीजल से चलने वाले वाटर पंप्स को हटाकर उनकी जगह सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये लंबे समय के लिए एक बहुत ही किफायती, टिकाऊ और आत्मनिर्भर विकल्प है। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे ज्यादा रोजमर्रा के हिस्से पर, जो है स्वदेशी या लोकल चीजों को अपनाना। अक्सर हम सोचते हैं कि वोकल फॉर लोकल का मतलब सिर्फ दिवाली पर मिट्टी के दिए खरीद लेना है, लेकिन भाषण में एकदम क्लियर किया गया कि सच्ची आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हम बाहर से मंगवाई गई रोजमर्रा की चीजों से एक परमानेंट दूरी बनाएंगे और अपनी दैनिक जरूरतों के लिए लोकल चीजों को प्रायोरिटी देंगे।
एक बार जरा इन चीजों की लिस्ट पर गौर कीजिए। कैंची, कंघी, टूथपिक, जूते या फिर बैग। आमतौर पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि हमारे घरों में कितनी छोटी छोटी विदेशी चीजें घुस गई हैं। इन बेसिक और साधारण जरूरतों के लिए घरेलू और स्वदेशी प्रोडक्ट्स चुनना ही असल में आत्मनिर्भरता की तरफ बड़ा कदम है। अगर हम इन सब बातों को समेटें तो भाषण का फाइनल संदेश बहुत ही साफ रखा गया। कहा गया कि ये बातें सिर्फ एक सरकार, एक दल, एक व्यक्ति की नहीं है। ये देश का मुद्दा है। ये पूरे समाज, सभी राजनीतिक दलों और मीडिया से एक आग्रह है कि बिना किसी भेदभाव के देश हित में और आर्थिक सुरक्षा के इस कॉमन गोल के लिए एक साथ काम करें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा और ज़रूरी सवाल यही बनता है, क्या हमारी रोज़मर्रा की कंज्यूमर आदतें वाकई इतनी ताकतवर हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था का फ्यूचर तय कर सके? सोचिए ज़रा, कौन सी कंघी खरीदनी है या कितना पेट्रोल इस्तेमाल करना है? क्या इन छोटे छोटे फैसलों का सच में इतना बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक असर हो सकता है? ये वो सवाल है जो आज हम सबको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। इस एक्सप्लेनर के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।